हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि एसएसटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में सॉल्व करवा रही हूँ। पिछले वीडियो में मैंने दिसंबर 2019 वाला पेपर लिया था। ये जो पेपर है ये जनवरी 2021 वाला पेपर है। जिस क्रम में पेपर हुए हैं उसी क्रम में मैं सॉल्व करवा रही हूँ। प्ले लिस्ट मैंने बना दी है, वहां पर आप सभी वीडियो एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। और ईवीएस के सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा दिए हैं। ऑफलाइन वाले सभी पेपर के करवा दिए हैं और कुछ ऑनलाइन वाले पेपर के भी करवा रही हूँ। तो यदि आप पेपर फर्स्ट भी देने वाले हैं तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। ईवीएस की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहां पर आप सभी वीडियो एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, भारत में शरद ऋतु के संबंध में कथन ए, बी और सी पर विचार कीजिए। सही विकल्प का चयन कीजिए। ए, बी, सी कथन दिए गए हैं, शरद ऋतु के संबंध में है, इन पर विचार करना है, फिर बताना है कौन से सही है। पहला है, इस मौसम को दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से भी जाना जाता है। बी कह रहा है, इस मौसम में पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। और सी में लिखा है, यह मौसम मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। अब शरद ऋतु के संबंध में हमें बताने हैं। तो इस मौसम को दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जाना जाता है, तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि कहा जाता है जून में शुरू होने वाली जो अवधि होती है और सितंबर में समाप्त होने वाली अवधि को दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि कहा जाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून भारत के लिए महत्वपूर्ण बारिश का मौसम होता है, तो इसमें ए हो गया गलत। बी में लिखा है, इस मौसम में पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है, ये भी गलत है। तो इस मौसम में जो पवन होती है बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर नहीं बल्कि स्थल से समुद्र की ओर चलती है, ये भी गलत हो गया। और सी कह रहा है, यह मौसम मानसून के आगे आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है, ये भी गलत है। तो इसमें ए, बी, सी तीनों ही गलत लिखे हुए हैं, यानी कि जो चौथा विकल्प है यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ए, बी, सी सभी गलत है। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं? पहला है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, दूसरा है नर्मदा एवं तापी, तीसरा है महानदी एवं गोदावरी और चौथा है कृष्णा एवं कावेरी। तो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। सुंदरबन डेल्टा एक विशाल पथ है जो खारे पानी का दलदल एशिया में स्थित है, जो भारत से उत्पन्न हुआ है, जहां गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर वायुमंडलीय परत की पहचान करें। पहला है, अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। बी में लिखा है, इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। पहला विकल्प है क्षोभ मंडल, दूसरा है समताप मंडल, तीसरा है मध्य मंडल और चौथा है बाह्य मंडल। तो अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले जो उल्कापिंड हैं मध्य मंडल में आकर जल जाते हैं और इस परत में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान घटता है, तो तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ाए जाते हैं, वायुयान उड़ाने के लिए ये आदर्श परत है, और क्षोभ मंडल में सभी मौसम संबंधी घटनाएं संपन्न होती हैं, तो ये भी साथ में याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है आतपन का संबंध है। पहला है,
वायुदाब के साथ, दूसरा है मौसमी पवनों के साथ, तीसरा है सूर्य ऊर्जा के साथ और चौथा है बहिर्मंडल और उसमें होने वाली गैसों के साथ। तो आतपन का संबंध है सूर्य ऊर्जा के साथ यानी सौर ऊर्जा के साथ, सोलर एनर्जी। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आतपन है क्या? तो पृथ्वी द्वारा प्राप्त ऊर्जा को आने वाले सौर विकिरण के रूप में जाना जाता है, जिसे संक्षेप में आतपन कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उचित विकल्पों के साथ निम्नलिखित का मिलान कीजिए। हमें मिलान करना है, फिर बताना है कौन सा विकल्प सही है। चलिए मिलाते हैं। लिखा है शंकुधारी वन, तो इसे मिला देंगे तीसरे से, नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष। अब जिसमें ए का तीसरा लिखा है सिर्फ वही विकल्प रखते हैं, बाकी काट देंगे। अब इसमें पहला जो है ये काट देंगे और ये दो विकल्प बचते हैं। चलिए आगे मिलाते हैं। फिर लिखा है भूमध्य सागरीय वनस्पति, इसे मिला देंगे चौथे से। अब आप देखेंगे कि दूसरा विकल्प ही इस प्रश्न का उत्तर हो गया, आगे मिलाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। फिर भी देख लेते हैं, मिला देते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, तो दृढ़ काष्ठ वाले वृक्ष और शीतोष्ण सदाबहार वन महाद्वीपों का पूर्वी किनारा। यानी कि ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का पहला। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। दिए गए कथनों पर ध्यान दें, उचित विकल्प का चयन करें। कथन ए है सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतया हरा भरा मैदान था। कथन बी है सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्र नदियां, मगर, हाथी, शेर, पशु तथा बकरियां दर्शाते हैं। तो सहारा रेगिस्तान उत्तरी अफ्रीका का एक बड़ा हिस्सा है, यह दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। अब इसमें कहा जा रहा है कि सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतया हरा भरा था, ये सही है। और सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्र नदियां, मगर, हाथी, शेर, पशु तथा बकरियां दर्शाते हैं, ये भी सही है। तो ए और बी दोनों ही सही हैं। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर जलवायु में परिवर्तन हुआ, तो इसलिए ये बहुत गर्म और शुष्क क्षेत्र में बदल गया, पहले ऐसा नहीं था। तो तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉल्फिन के बारे में दिए गए एबीसी कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के अलवण जल में डॉल्फिन पाई जाती है। डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार राज्य में अवस्थित है और डॉल्फिन की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। तो तीनों ही कथन पूर्ण रूप से सही है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के अलवण जल में डॉल्फिन पाई जाती है और डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार राज्य में अवस्थित है। डॉल्फिन की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। एबीसी तीनों सही है, पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बायोगैस अनिवार्य रूप से निम्न में से किन का मिश्रण है? पहला है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है मीथेन और नाइट्रोजन, तीसरा है मीथेन और हाइड्रोजन और चौथा है मीथेन और हीलियम। तो कार्बनिक पदार्थों के अवायवीय पाचन के उप प्रकारों को आमतौर पर गैस उत्पादन की जैविक प्रकृति के कारण बायोगैस कहा जाता है। अब ये किनका मिश्रण है ये पूछा गया है, तो ये मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संसाधन के बारे में कथन ए और बी पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। ए कह रहा है सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है। बी में लिखा है समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। अब ए कह रहा है कि सभी संसाधन का आर्थिक मूल्य है, तो सभी का आर्थिक मूल्य नहीं होता है।
ए गलत हो गया। और बी कह रहा है समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित करते हैं। ये सही है। ए गलत लेकिन बी सही। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के समूह की पहचान करें। कई बार मैंने आपको परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों के बारे में बताया है। यदि आप लगातार वीडियो देख रहे होंगे तो आपको जरूर पता होगा। पहला विकल्प है खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, ईंधन। दूसरा है कोयला, ईंधन, बायोगैस। तीसरा है जल विद्युत, भूतापी ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। और चौथा है परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल विद्युत। तो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत बताने हैं, उस समूह को चुनना है जिसमें परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। तो परंपरागत जो ऊर्जा के स्रोत है इन्हें गैर नवीकरणीय स्रोतों के रूप में भी जाना जाता है और ये सीमित मात्रा में उपलब्ध है। तो इसमें जो विकल्प आपका सही है वह है खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और ईंधन। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार को उनके वर्गीकरण के साथ मिलान करें। मिलान करना है फिर बताना है कौन सा विकल्प सही है। ये वर्गीकरण का आधार लिखा हुआ है, ये संसाधन के प्रकार लिखे हुए हैं। चलिए मिलाते हैं। ए में लिखा है विकास व प्रयोग का स्तर, तो इसे मिला देंगे पहले से, वास्तविक और संभाव्य। दूसरा है उद्गम, जैव और अजैव। तीसरा लिखा है वितरण, सर्वव्यापक और स्थानिक। और चौथा है भंडार, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। यानी कि सही मिले हुए हैं, बिल्कुल सीधे सीधे सामने सामने लिखे हुए हैं। ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कथन ए दिया गया है, कथन बी दिया गया है। चलिए पढ़ते हैं क्या है। लगभग 12,000 साल पहले भारत में कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के कारण घास वाले मैदान बनने लगे। कथन बी है हिरन, बारहसिंगा, बकरी, भेड़ और मवेशी जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी। तो 12,000 साल पहले भारत के कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ी, तो इससे क्या हुआ, घास वाले मैदान बनने लगे। बिल्कुल सही बात है। और कथन बी लिखा है हिरन, बारहसिंगा, बकरी, भेड़ और मवेशी जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी। तो इसमें कथन तो दोनों सही है, लेकिन जो कथन बी है वह एक की सही व्याख्या नहीं है, यानी कि जो बी है वह ए का कारण नहीं है। तो इसमें जो आपका विकल्प सही होगा वह होगा ए और बी दोनों सही है, किंतु ए का कारण बी नहीं है। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते। पुरा स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है। पहला है वह स्थान जहां वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। दूसरा है ये केवल जमीन के ऊपर ही पाए जाते हैं। तीसरा है ये केवल जमीन के अंदर ही पाए जाते हैं। और चौथा है ये समुद्र और नदी के तल में कभी नहीं पाए जाते। तो पुरा स्थल क्या है। पुरा स्थल वे स्थान होते हैं जहां चीजों के अवशेष पाए जाते हैं। ये लोगों द्वारा बनाए गए, उपयोग किए गए और छोड़ दिए गए होते हैं। अब इसमें पुरा स्थलों के संदर्भ में जो सत्य कथन है वह बताने हैं। तो वह स्थान जहां वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, ये सही है। बी कह रहा है ये केवल जमीन के ऊपर ही पाए जाते हैं, ये गलत है। ये पृथ्वी की सतह, पृथ्वी के नीचे या कभी कभी पानी के नीचे भी पाए जा सकते हैं, केवल जमीन के ऊपर ही नहीं पाए जाते, भी गलत हो गया। ये केवल जमीन के अंदर ही पाए जाते हैं, ये भी गलत है। ये समुद्र और नदी के तल में कभी नहीं पाए जाते, ये भी गलत है, क्योंकि ये पानी के अंदर भी पाए जाते हैं। तो इसमें केवल ए सही है। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे। पहला है पत्थर की मोहरें, दूसरा है पीले रंग से डिजाइन किए गए पात्र, तीसरा है लोहे से बनी तकलियां और चौथा है सोने से बने बर्तन। तो हड़प्पा के जो लोग थे ये बनाते थे, पत्थर की मोहरें बनाते थे और सोने से बने बर्तन। बी और सी इसमें गलत हैं हड़प्पा के बारे में। ए और डी सिर्फ सही है। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। सोने और चांदी का उपयोग
आभूषण और बर्तन बनाने के लिए किया जाता था। तांबे और कांसे का इस्तेमाल औजार, हथियार, आभूषण और बर्तन बनाने के लिए किया जाता था। और जो हड़प्पावासी थे ये पत्थर से मोहरे बनाते थे और ये आमतौर पर आयताकार होते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है एक महापाषाण कब्र में 2 कंकालों के अवशेष थे। इन दोनों में से महिला के कंकाल का अनुमान लगाने हेतु देखना होगा। पहला है हड्डियों की संरचना, दूसरा है कंकालों के साथ मिले आभूषण, तीसरा है कंकालों के आकार और चौथा है कंकालों के साथ मिले खाना बनाने के बर्तन। तो कंकाल के लिंग का पता लगाने की सबसे उपयुक्त विधि है हड्डी की संरचना को देखना, क्योंकि महिलाओं के कूल्हे या श्रोणि क्षेत्र आमतौर पर प्रसव को सक्षम करने के लिए बड़े होते हैं। तो यदि आपको महिला का कंकाल पता करना है तो आपको हड्डियों की संरचना देखनी होगी। सिर्फ ए इसमें सही है, पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रारंभिक काल से शुरू करके आरोही क्रम में निम्नलिखित को सजाएं। पहला लिखा है वेदों की रचना की शुरुआत, दूसरा महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत, तीसरा है इनाम गांव में कृषकों का निवास और चौथा चरक। बिल्कुल क्रम में लगे हुए हैं ये ABCD। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल के काल से शुरू करके अवरोही क्रम में निम्नलिखित को सजाएं, यानी उल्टे क्रम में इनको सजाना है। चलिए देखते हैं। पहला लिखा है लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी, नगर आहत सिक्के, दूसरा लिखा है उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत, तीसरा लिखा है अर्कामेडु पत्तन में बसना और चौथा है संगम साहित्य की रचना की शुरुआत। क्रम से लगाना है, अवरोही क्रम में, उल्टे क्रम में। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आएगा C अर्कामेडु पत्तन में बसना, उसके बाद आएगा D संगम साहित्य की रचना की शुरुआत, फिर आएगा A और फिर आएगा B, यानी कि CDAB। तीसरा विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा CDAB। चलिए आगे बढ़ते हैं। कथन दिए गए हैं। चोल मंदिर धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। कथन B है चोल कांस्य प्रतिमाएं देवी देवताओं की थीं, पर कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी थीं। तो चोल राजवंश एक तमिल राजवंश था जिसने मुख्य रूप से 13वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत में शासन किया था। अब इसमें पूछा गया है कि जो सही है वह बताइए। कथन A और B दिए गए हैं, तो इसमें कथन तो दोनों ही सत्य हैं। चोल मंदिर धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे और चोल कांस्य प्रतिमाएं देवी देवताओं की थी, पर कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी थी। A और B दोनों सही हैं, लेकिन B A का स्पष्टीकरण नहीं है। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के सुल्तानों के समय तवारीख के लेखकों ने जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी। कथन B है उनके विचारों से सारे लोग सहमत होते थे। अब इसमें बताना है कौन से सही हैं। तो तवारीख के जो लेखक थे ये शहरों में और शायद ही कभी गांव में रहते होंगे, नहीं तो ये शहरों में ही रहते थे। वे अक्सर अमीर पुरस्कार की उम्मीद में सुल्तानों के लिए अपने इतिहास लिखते थे। अब इसमें जो कथन A लिखा हुआ है ये सही है। दिल्ली के सुल्तानों के समय तवारीख के लेखकों ने जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेदों पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी। B कह रहा है कि उनके विचारों से सारे लोग सहमत होते थे। ऐसा नहीं है, सभी लोग उनके विचारों से सहमत नहीं होते थे। तो A तो सही है किंतु B गलत है, तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कथन A में लिखा हुआ है रजिया ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया।
कथन बी है तवारीख के लेखकों ने सामाजिक तथा लिंग भेद को आधार बनाकर यह तर्क दिया कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। तो 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान बनी। अब इसमें जो सत्य कथन है वह बताना है। तो रजिया ने अपनी अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया, ये गलत है। रजिया ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। कथन बी है तवारीख के लेखकों ने सामाजिक तथा लिंग भेद को आधार बनाकर यह तर्क दिया कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं, ये सही है। तो इसमें ए गलत है लेकिन बी सही है, तो दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कथन ए और बी, अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने सुलह ए कुल के विचार को शासन का सिद्धांत बनाया। और कथन बी है विभिन्न धर्मों से जुड़े हुए व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी जो विद्वान धार्मिक रीति और मतान्धता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। तो दोनों ही कथन बिल्कुल सही लिखे हुए हैं। ए और बी दोनों सही हैं और ए का कारण बी है। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कथन वाले ये जो प्रश्न है ये 2021 वाला पेपर है। सभी प्रश्न इसी प्रकार के ही पूछे गए थे। फिर से कथन वाला ही प्रश्न है। कथन ए और बी दिए गए हैं। लिखा है दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज्यादा सरल हो गया। और कथन बी है जनजातीय समाज कई असमान वर्गों में विभाजित नहीं था। तो इसमें कथन ए सही लिखा हुआ है। दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज्यादा सरल हो गया था और जनजातीय समाज भी कई वर्गों में विभाजित था। इसमें लिखा है कि नहीं था, तो ये गलत हो गया। केवल ए इसमें सही है। ए सही लेकिन बी गलत। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है बहादुर शाह जफर ने मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। बहादुर शाह जफर के 1857 की बगावत को अपना समर्थन देने के फैसले ने स्थिति रातों रात पीड़ित बगावतियों के पक्ष में बदल दी। तो बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट थे, ये आपको याद रखना है। अब इसमें जो दोनों कथन लिखे हुए हैं ये बिल्कुल सही लिखे हुए हैं। 1857 का विद्रोह तभी शुरू हुआ था जब मुगलों के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर ने अपनी अनुमति दी। उन्होंने देश के विभिन्न प्रमुखों और शासकों को पत्र लिखा कि वे आगे आएं और अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों के एक संघ को संगठित करें। तो इसमें दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं और तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं एवं ए ने बी को सुनिश्चित किया है। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। औपनिवेशिक काल के दौरान महिलाएं जाति एवं सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? गलत पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। पहला है पंडिता रमाबाई ने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की। दूसरा है प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान से सुधारकों को नए कानून बनवाने में मदद मिली। तीसरा है विद्यासागर ने विधवा विवाह का सुझाव दिया। और चौथा है प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किया। तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने समाज सुधारकों के साथ मिलकर की थी। अब इसमें गलत पूछा गया है तो चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किया। क्यों गलत है? क्योंकि प्रार्थना समाज ही ऐसा समाज था जो हिंदू, बौद्ध और ईसाई धर्म ग्रंथों पर भक्ति की परंपरा का पालन करता था। और इसमें लिखा है कि केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किया, तो ये गलत है। गलत ही पूछा गया था। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना राज्य पहले भारत के किस राज्य का हिस्सा था? पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है महाराष्ट्र और चौथा है आंध्र प्रदेश। तो तेलंगाना जो राज्य है ये पहले आंध्र प्रदेश का हिस्सा था। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। जून 2014 में
तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश से विभाजित होकर एक नया राज्य बन गया, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें और लोकतंत्र में संचार माध्यम की सही भूमिका का चयन करें। क्या कथन लिखे हुए हैं? इसे समाचार के माध्यम से नागरिकों को सूचना पहुंचानी चाहिए। बी है, इसे विज्ञापक के दृष्टिकोण को समाचार कार्यक्रमों के माध्यम से देनी चाहिए। और सी है, इसे हर दृष्टिकोण की चर्चा करनी चाहिए। अब इसमें जो सत्य है वह बताने हैं। तो इसमें ए सही है, इसे समाचार के माध्यम से नागरिकों को सूचना पहुंचानी चाहिए। बी इसमें गलत है। सी सही है, इसे हर दृष्टिकोण की चर्चा करनी चाहिए, कोई भी पक्ष नहीं छोड़ना चाहिए। तो इसमें ए और सी सही है। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन रूढ़िवादी चित्रण यानी जेंडर स्टीरियोटाइप का उदाहरण नहीं है? पहला है, स्पोर्ट्स जूते के विज्ञापन में एक लड़की फुटबॉल खेलती है। दूसरा है, चाय के विज्ञापन में एक माँ का सुबह चाय बनाना। तीसरा है, लिपस्टिक के विज्ञापन में एक महिला का मेकअप करना। और चौथा है, गाड़ी के विज्ञापन में एक महिला को पति द्वारा ऑफिस छोड़ा जाना। अब इसमें पूछा गया है कि रूढ़िवादी चित्रण का उदाहरण नहीं है, तो स्पोर्ट्स जूते के विज्ञापन में एक लड़की फुटबॉल खेलती है। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर महाद्वीप की पहचान करें। यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। तो कई बार मैंने आपको बताया है कि सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सौर मंडल में हम जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं, पहला विकल्प है, ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने की अवधि बढ़ जाती है। दूसरा है, ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने की अवधि घटती जाती है। तीसरा है, ग्रहों का आकार क्रमशः घटता जाता है। और चौथा है, सूर्य के बहुत नजदीक के ग्रह गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं और सूर्य से बहुत दूर स्थित ग्रह चट्टानों से बने होते हैं। तो जैसे जैसे हम सूर्य से दूर जाते हैं, ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने की अवधि बढ़ती जाती है। जैसे बुध है, ये सूर्य के सबसे निकट है, ये अपनी परिक्रमा बहुत जल्दी पूरी कर लेता है। अब यदि आप वरुण को देखते हैं जो सबसे अंत में है, क्रम जो है बुध है, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इस क्रम में ग्रह हैं। तो जो वरुण है ये अपनी परिक्रमा सबसे बाद में पूरी कर पाता है, यानी इसकी परिक्रमा में सबसे अधिक समय लगता है। तो इसमें पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने की अवधि बढ़ती जाती है जैसे जैसे हम सूर्य से दूर जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल्पना करें यदि पृथ्वी अपने कक्षीय समतल की ओर नहीं झुकी होती तो पहला है, प्रदीप्त वृत्त और देशांतर रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती। दूसरा है, प्रदीप्त वृत्त और अक्षांशीय रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती। तीसरा है, किसी क्षेत्र विशेष में कोई मौसमी परिवर्तन नहीं होता। और चौथा है, किसी क्षेत्र विशेष में ज्यादा मौसमी परिवर्तन होता। तो यदि पृथ्वी के भूमध्य रेखा तल का झुकाव पृथ्वी की कक्षा तल में नहीं होता तो ऋतुओं का परिवर्तन नहीं होता। अब इसमें जो सही है वह बताने हैं। तो इसमें ए सही है, प्रदीप्त वृत्त और देशांतर रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती और किसी क्षेत्र विशेष में कोई मौसमी परिवर्तन नहीं होता। ए और सी इसमें सही है। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में ग्राम पंचायत कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना जाता है? पहला है 5, दूसरा है 6, तीसरा है 4 और चौथा है 3। तो प्रश्न जो है लिखा हुआ है कि भारत में ग्राम पंचायत कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। तो ये इस तरीके से भी हो सकता है कि भारत में ग्राम पंचायत का चुनाव कितने वर्षों के लिए किया जाता है। तो 5 वर्षों के लिए पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुलिस थाने के प्रभारी का पद नाम क्या है? पहला है स्टेशन हाउस अफसर, दूसरा है पुलिस अधीक्षक, तीसरा विकल्प है अफसर ऑन स्पेशल ड्यूटी और चौथा है होम इंस्पेक्टर। तो पुलिस थाने के प्रभारी का पद नाम होता है स्टेशन हाउस ऑफिसर।
पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा, स्टेशन हाउस अफसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में लाई गई 2005 के संशोधन ने निम्नलिखित में से क्या मुहैया करवाया? पहला है अल्पसंख्यक समुदायों का धार्मिक विद्यालय खोलने का अधिकार, दूसरा है महिलाओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का अधिकार, तीसरा है हिंदू समुदाय का विवाह संबंधी विशिष्ट कानून का अधिकार और चौथा है पुरुषों का तलाक के बाद मुआवजा देने की जिम्मेदारी से सुरक्षा का अधिकार। तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में लाई गई 2005 के संशोधन ने मुहैया करवाया है महिलाओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का अधिकार। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णायक किसे माना जाता है? पहला है भारत के राष्ट्रपति, दूसरा विकल्प है संसद, तीसरा है न्यायपालिका और चौथा है अटॉर्नी जनरल। तो भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णायक न्यायपालिका को माना जाता है। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को निम्नलिखित में से कौन से समुदाय को न्याय दिलाने के लिए पारित किया गया था? पहला है दलित एवं अल्पसंख्यक, दूसरा विकल्प है अल्पसंख्यक एवं आदिवासी, तीसरा है आदिवासी एवं दलित और चौथा है केवल अल्पसंख्यक। तो अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को आदिवासी एवं दलित समुदाय को न्याय दिलाने के लिए पारित किया गया था। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज्यादा स्तर की सरकार हो उसे कहा जा सकता है? पहला है धर्मनिरपेक्ष, दूसरा है उदारवादी, तीसरा है गणतंत्रात्मक और चौथा है संघवाद। तो ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज्यादा स्तर की सरकार हो उसे संघवाद कहा जा सकता है। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। संघवाद सरकार की एक प्रणाली है जिसमें शक्तियों को केंद्र और उसके घटक भागों जैसे राज्यों या प्रांतों के बीच विभाजित किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नीति सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है? पहला है सरकारी नौकरियों में सूचीगत दलित जाति के उम्मीदवार को आरक्षण देना, दूसरा है न्यूनतम मेहनताना कानून पारित करना। तो इसमें ए और बी दोनों ही सही है। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों। सामाजिक न्याय क्या है? तो सामाजिक न्याय वह दृष्टिकोण है कि प्रत्येक व्यक्ति समान आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों और अवसरों का हकदार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नई दिल्ली के वास्तु शैली की चर्चा में एक शिक्षक को केंद्रित करना चाहिए। पहला है कैसे पर्यटक इमारतों को देखते हैं, दूसरा है इमारतों को दूर से देखा जाना चाहिए, तीसरा है उसकी शैली पुरानी दिल्ली की शैली से कैसे श्रेष्ठ है और चौथा है कैसे यह ब्रिटिश महत्ता और विस्मय का भाव पैदा करता है। तो नई दिल्ली के वास्तु शैली की चर्चा में एक शिक्षक को केंद्रित करना चाहिए, क्या केंद्रित करना चाहिए कि कैसे यह ब्रिटिश महत्ता और विस्मय का भाव पैदा करता है। चर्चा विधि की यहाँ पर चर्चा हो रही है। तो चर्चा तब होती है जब स्थिति के संबंध में कोई मतभेद होता है। इसमें छात्रों या साथियों के बीच प्रश्नों और विचारों का आदान प्रदान शामिल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतिहास शिक्षण का उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। पहला है भूतकाल में क्या घटित हुआ यह बताना, दूसरा है भूतकाल में यह कैसे घटित हुआ यह याद रखना, तीसरा है उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में भी प्रासंगिक हैं और चौथा है अधिगमकर्ताओं में क्रियात्मक क्षमता विकसित करना। तो इतिहास शिक्षण का उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में भी प्रासंगिक हैं। तीसरा विकल्प इसमें उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है समसामयिक मुद्दों को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लाने का क्या उद्देश्य होने चाहिए? पहला है देश से जुड़े मुद्दों के प्रति रुचि को बढ़ावा देना, दूसरा है विश्लेषण और आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का कौशल विकसित करना, तीसरा है सनसनीखेज खबर मुहैया कराकर विषय के प्रति रुचि पैदा करना और चौथा है विद्यालय परिसर के अधिगम और विद्यालय के बाहर की दुनिया को जोड़ने में अधिगमकर्ता की मदद करना। तो इसमें ए सही है, देश से जुड़े मुद्दों के प्रति रुचि का भाव, रुचि को बढ़ावा देना। बी भी सही है, सी गलत है। सनसनीखेज खबर मुहैया कराकर विषय के प्रति रुचि पैदा थोड़ी होगी, बच्चे डर जाएंगे, तो हमें डराना थोड़ी है। ए सही है, बी सही है, सी गलत है, डी सही है। ए बी डी सही है, दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समानता पर चर्चा करते समय उद्देश्य होना चाहिए। पहला लिखा है अधिगमकर्ताओं के साथ गर्मा से जुड़े मुद्दों को संबोधित करना,
दूसरा है सभी का सम्मान करने के प्रति उद्यमकर्ताओं को संवेदनशील बनाना। तीसरा है संविधान में परिलक्षित मूल्यों पर आधारित होना। और चौथा है यह समझाना कि हर तरह का अंतर असमानता की तरफ ले जाता है। तो इसमें ए बी सी सही है, डी इसमें गलत है। ए बी सी सही है, पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कक्षा और समाज में व्याप्त विविधता को संबोधित करने के लिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए। पहला है विभिन्न संस्कृतियों से जुड़े उदाहरणों को कक्षा की चर्चा में शामिल करें। दूसरा है केवल उन्हीं उदाहरणों को लेना जो अधिकांश बहुमत के लिए प्रासंगिक हो। और तीसरा है अपने व्यक्तिगत अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना। तो इसमें ए सही है, विभिन्न संस्कृतियों से जुड़े उदाहरणों को कक्षा की चर्चा में शामिल करें। केवल उन्हीं उदाहरणों को लेना जो अधिक बहुमत के लिए प्रासंगिक हो, ये इसमें गलत है। और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए छात्रों को प्रेरित करना। ए और सी इसमें सही है, पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सामाजिक विज्ञान में आकलन को बल देना चाहिए। पहला है उन उद्यमकर्ताओं की पहचान करना जो असफल हो रहे हैं। दूसरा है उद्यमकर्ताओं की कक्षा में लेखन की क्षमता को जांचना। तीसरा है उद्यमकर्ताओं को सूचना को याद रखने का मापन करना। और चौथा है अपने उद्यम को विभिन्न दैनिक परिस्थितियों से जोड़ने की उद्यमकर्ताओं की क्षमता का मूल्यांकन करना। तो आकलन जो है मूल्यांकन या आकलन जैसे कहते हैं शिक्षण उद्यम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है जो छात्र के अध्ययन को सुगम बनाने और अनुदेशन को बेहतर बनाने में मदद करता है। अब इसमें जो सही है वह है चौथा विकल्प, अपने उद्यम को विभिन्न दैनिक परिस्थितियों से जोड़ने की उद्यमकर्ताओं की क्षमता का मूल्यांकन करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वितीयक स्रोत का उदाहरण है। पहला है C.A. बेली द्वारा लिखित एन इलस्ट्रेटेड हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। दूसरा है जेम्स मिल द्वारा लिखित ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तीसरा है भारत का संविधान। और चौथा है अवनींद्र नाथ टैगोर की पेंटिंग। तो द्वितीयक स्रोत वे होते हैं जो कुछ विश्लेषण के बाद प्राथमिक स्रोत से प्राप्त होते हैं। इसमें आपका पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। औपनिवेशिक भारत में स्त्री शिक्षा पर चर्चा करने के लिए विभिन्न औपनिवेशिक भारत में स्त्री शिक्षा पर चर्चा करने के लिए विद्यार्थी निम्न आत्मकथाओं में से किसको संदर्भित कर सकते हैं। पहला है ताराबाई शिंदे कृत स्त्री पुरुष तुलना। दूसरा है राज सुंदरी देवी कृत आमार जीवान। तीसरा है रुकैया सखावत हुसैन कृत सुल्ताना का स्वप्न। और चौथा है सत्यनार कृत मनी मेकलई। तो इसमें पूछा गया है कि औपनिवेशिक भारत में स्त्री शिक्षा पर चर्चा करने के लिए निम्न आत्मकथाओं में से किसको संदर्भित कर सकते हैं। तो राज सुंदरी देवी कृत आमार जीवान। ये किसी भारतीय महिला द्वारा लिखी गई पहली आत्मकथा है, ये भी याद रखिएगा। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूगोल शिक्षण को किन मुद्दों से जुड़े संदर्भ में परिप्रेक्ष्य का विकास करना चाहिए। पहला है संसाधन और संरक्षण। दूसरा है विकास और विस्थापन। तीसरा है विविधता में एकता से जुड़ी चुनौतियां। और चौथा है मानव विकास। तो भूगोल शिक्षण को किन मुद्दों से जुड़े संदर्भ में परिप्रेक्ष्य का विकास करना चाहिए। संसाधन और संरक्षण, विकास और विस्थापन, विविधता में एकता से जुड़ी चुनौतियां, ये इसमें शामिल नहीं होगा। और मानव विकास, ABD इसमें सही है। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा उद्यमकर्ताओं को प्रेरित करती है। पहला है चर्चाओं को न्यूनतम रखना। दूसरा है पाठ्य पुस्तक के पठन पर केंद्रित होना। तीसरा है व्याख्यान को सुनना और साझा किए गए पर निर्भर रहना। और चौथा है चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदार बनना। तो एक सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा में उद्यमकर्ताओं को प्रेरित करती है चुनौतीपूर्ण परियोजना में भाग लेना, यानी कि चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदार बनना। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। परियोजना जो है एक शैक्षिक पद्धति है जहां व्यक्तिगत रूप से या छोटे समूहों में कार्य करने वाले छात्र वास्तविक जीवन समस्या का विश्लेषण और विकास करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही है? ए दिया गया है, ये विद्यार्थी को अवधारणाओं को अपने शब्दों में बताने और मुद्दों पर वाद विवाद करने के लिए प्रेरित करता है। बी है, प्रोजेक्ट का तुलना और विभेद करना अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के प्रकार हैं। और सी है, ये अधिगमकर्ताओं में कक्षा में पहले पढ़ाई गई अवधारणाओं की समझ विस्तृत करता है। तो प्रश्न जो होते हैं अधिगम प्रक्रिया और पूछताछ कौशल में सहायता करते हैं। यह एक शिक्षक द्वारा सफलतापूर्वक एक कक्षा सत्र आयोजित करने के लिए विकसित करने के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण कौशल में से एक है। अब इसमें जो कथन लिखे हुए हैं तीनों ही सही लिखे हुए हैं। ए, बी, सी तीनों ही सही है। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों में सभी प्रश्न आप देख रहे हैं कथन वाले ही हैं। पहला लिखा हुआ है सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों की परिभाषाएं और विवरण दिया गया है। दूसरा है संस्थाओं और प्रक्रियाओं को ऐसे चित्रित किया गया है जैसे कि वह उसी तरह कार्यान्वित है जैसा संविधान में उनकी कल्पना की गई है। और सी है, लोगों व क्षेत्रों से जुड़े विभिन्न ठोस उदाहरणों को प्रस्तुत किया गया है। तो सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों में सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों की परिभाषाएं और विवरण दिया गया है। संस्थाओं और प्रक्रियाओं को ऐसे चित्रित किया गया है जैसे उसी तरह कार्यान्वित है जैसा कि संविधान में उनकी कल्पना की गई है। ये गलत है। सी सही है, लोगों व क्षेत्रों से जुड़े विभिन्न ठोस उदाहरणों को प्रस्तुत किया गया है। ए और सी सही है। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के कोरेगांव जाते हुए अनुभव का वर्णन करते हुए एक शिक्षक पूछते हैं, क्या आपको लगता है कि स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर और उनके भाइयों के प्रति भेदभाव किया? इस प्रश्न में शिक्षक किस कौशल पर जोर दे रहे हैं? पहला है अनुभवों की तुलना करना, दूसरा है परिस्थितियों का अनुमान लगाना, तीसरा है कारण और प्रभाव और चौथा है परिस्थिति के बारे में परिकल्पना करना। तो शिक्षक जो है परिस्थितियों के बारे में अनुमान लगाने पर जोर दे रहे हैं। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बाजार विषय का परिचय देने के लिए कौन सी शिक्षण शास्त्रीय विधि सर्वोत्तम हो सकती है? पहला है पाठ्य पुस्तक का पठन और चर्चा करना, दूसरा है एक दुकानदार को कक्षा में साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करना, तीसरा है विभिन्न प्रकार के बाजारों से जुड़े चित्रों को दिखाना और चौथा है मानचित्र में स्कूल के आसपास बाजारों को इंगित करना। तो बाजार विषय आपको पढ़ाना है तो कौन सी शिक्षण शास्त्रीय विधि सर्वोत्तम होगी ये पूछा गया है। तो एक दुकानदार को कक्षा में साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करना दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यही है उस ईश्वर की महिमा, इसलिए दूषण है भीतर, दूषित है काया भीतर से, इसमें कोई भ्रम ना रखना, महारी चोखा का है यह कहना। एक शिक्षक के तौर पर आप इस कविता का विश्लेषण और अपने अधिगमकर्ताओं से चर्चा कैसे करेंगे? पहला है मानवीय शुद्धता जन्म से निर्धारित होती है, दूसरा है मानवीय शुद्धता हम जो काम करते हैं उससे निर्धारित होती है, तीसरा है मानवीय शुद्धता हमारे विचारों और विश्वास से निर्धारित होती है और चौथा है मानवीय शुद्धता को ईश्वर की कृपा से पाया जा सकता है। तो इस प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प उत्तर हो जाएगा कि जो मानवीय शुद्धता है, मानव की पवित्रता है, वह हमारे विचारों और विश्वास से निर्धारित होती है। तीसरा विकल्प इसमें उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या उच्च प्राथमिक स्तर पर केंद्रित करता है। पहला है पृथ्वी के जीवन के आवास के रूप में समझ बनाना, अपने क्षेत्र राज्य और देश पर अध्ययन करना, यह भी सही है। भारत के अतीत और सामयिक विकास का अध्ययन करना, यानी कि ए, बी और सी तीनों ही सही हैं। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लोब और प्रकाश स्रोत का इस्तेमाल करके एक शिक्षक निम्न में से किन अवधारणाओं को दर्शा सकता है? पहला है परिक्रमण, दूसरा है दिन रात, तीसरा है मौसमी परिवर्तन और चौथा है वर्षा का वितरण। तो ग्लोब और प्रकाश स्रोत का इस्तेमाल करके एक जो शिक्षक है वह दर्शा सकता है परिक्रमण को, दिन रात को और मौसमी परिवर्तन को। वर्षा के वितरण को नहीं समझा सकता। ए, बी, सी इसमें सही है। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, एक शिक्षक के तौर पर आप इतिहास के लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक विषय पर चर्चा करते समय भूगोल की पाठ्य पुस्तक के किस अध्याय के साथ इसका अंतर संबंध स्थापित कर सकते हैं? पहला है खनिज संसाधन, दूसरा है उद्योग, तीसरा है ऊर्जा संसाधन और चौथा है हमारे पृथ्वी के अंदर। तो इसमें अंतर संबंध स्थापित कर सकते हैं आप खनिज संसाधन के साथ, उद्योग के साथ और हमारे पृथ्वी के अंदर के साथ। ऊर्जा संसाधन इसमें शामिल नहीं होगा। ए बी डी सही है, दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक शहर के स्कूल में भूगोल की कक्षा में वनों के प्रकार विषय का परिचय देने के लिए सर्वोत्तम विधि होगी। पहला है विद्यालय के समीप वन का क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना, दूसरा है क्षेत्र में पाए जाने वाले वनों पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना, तीसरा है विभिन्न प्रकार के वनों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री दिखाना और चौथा है वनों के प्रकार पर कार्य करने के लिए उद्यमकर्ताओं को छोटे समूहों में बांटना। तो भूगोल की कक्षा है और वनों के प्रकार पढ़ाने हैं, तो हमें क्या करना होगा कि विभिन्न प्रकार के वनों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री दिखाना, क्योंकि हमें प्रकार पढ़ाने हैं। यदि आप क्षेत्र भ्रमण पर ले जाएंगे तो आप वहां पर एक ही प्रकार का वन दिखा पाएंगे, लेकिन हमें वनों के प्रकार पढ़ाने हैं। तो जो सबसे अच्छी विधि है वह विभिन्न प्रकार के वनों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री दिखाना, यानी कि वृत्त चित्र का प्रदर्शन, तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूकंप पर चर्चा के दौरान व्यवहारिक कौशल उद्यमकर्ताओं में विकसित करने हेतु शिक्षक को बल देना चाहिए। पहला है भूकंप के प्रकार, दूसरा है भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां, तीसरा है हालिया भूकंप घटना पर चर्चा और चौथा है भूकंप से जुड़ी गतिविधि का प्रदर्शन। तो भूकंप पर चर्चा हो रही है और उसी के दौरान व्यवहारिक कौशल उद्यमकर्ताओं में विकसित करने हेतु शिक्षक को बल देना चाहिए भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों पर, दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तवा बांध क्षेत्र के स्थानीय लोग 1990 के दशक में अपने जीवन यापन से जुड़े कौन से अधिकार के लिए संगठित हुए? पहला है खेती करने का अधिकार, दूसरा है मछली पकड़ने का अधिकार, तीसरा है उद्यान कृषि का अधिकार और चौथा है व्यावसायिक वन पालन का अधिकार। तो इसमें आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, मछली पकड़ने का अधिकार। 1994 में सरकार ने निजी ठेकेदारों को तवा जलाशय में मछली पकड़ने का अधिकार दिया, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या विविधता का उचित प्रतीक है? पहला है यह लोगों के बीच भेदभाव बढ़ाता है, दूसरा है यह लोगों के बीच एक रूपता बढ़ाता है, तीसरा है यह लोगों की विशिष्टता को स्वीकारता है और चौथा है यह लोगों के बीच असमानता को स्वीकारता है। तो कौन सी व्याख्या विविधता का उचित प्रतीक है? तो यह लोगों के बीच विभिन्नता को यानी कि असमानता को स्वीकारता है, चौथा विकल्प इसमें उत्तर हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है, भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला है भारतीय जनता का एक छोटा हिस्सा भारतीय स्वतंत्रता से पहले भी मतदान कर सकता था, दूसरा है स्वतंत्रता के बाद भारत ने प्रतिनिधि लोकतंत्र को अपनाया, तीसरा है भारत में सरकार को लोग प्रत्यक्ष रूप से चलाते हैं और चौथा है भारत में पहला आम चुनाव 1950 में हुआ। तो इसमें गलत पूछा गया है, तो चौथा गलत है। भारत में 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के बीच आम चुनाव हुए थे, यानी पहला आम चुनाव इसी दौरान हुआ था। इसमें कह रहा है कि आम चुनाव 1950 में हुआ था, तो ये हो गया गलत पूछा गया था। तो ये पेपर था जनवरी 2021 वाला। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और यदि ऑडियो आपको इंग्लिश में सुनाई दे रहा हो तो आप उसे चेंज कर सकते हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।